तो बच्चों आपका मैग्नेटिक फील्ड चल रहा था, है ना? आपका मुझे किसी वजह से जाना पड़ गया था। तो हालांकि मैंने समझाया आपको पूरा है, तो मैंने आपसे कहा कि सोलेनॉइड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोलेनॉइड वाला। तो एक बार रिकैप कर देता हूं जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर तो यहाँ तक बातें हो गई थी पूरी की पूरी अच्छी। तो आपको याद क्या रखना है, देखो कंडक्टर के अंदर सिंपल सी बात है, कंडक्टर है, एक कॉपर का वायर है, उसके अंदर आप करंट को फ्लो करवाओगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होगा। अब ये जनरेशन तो होगा, लेकिन सर वो फील्ड कैसी आएगी, फील्ड लाइन? तो हमने कहा कंसेंट्रिक सर्कल आएगा। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है बेटा? मान लो ये आपका यही स्टाइलिश आपकी जो भी है, तो ये सर्कल का मतलब क्या है? देखो एक सर्कल ऐसे, फिर उसी पे ऐसे ऐसे ऐसे, पूरा देखो एक सर्कल ऐसे बन जाएगा। तो मान लो इस पॉइंट पे लिए तो ये सर्कल पूरा का बन गया, ऐसे पूरा सर्कल बनता जाएगा बड़ा सा, और नीचे ये सर्कल बन गया, इस पॉइंट पे ये सर्कल, तो एक पूरा का पूरा आपको सर्कल बनता हुआ नजर आएगा। फिर आपने कहा कि सर ठीक है सर्कल है, तो डायरेक्शन कैसे आएगी? तो मैंने कहा डायरेक्शन ऐसे ही आएगी, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। ये देखो आपकी पेंसिल है, मैंने ये मान लो करंट ऊपर जा रहा है, करंट मैंने ऊपर, देखो थंब को मैंने कहा किया ऊपर, मेरा थंब आपको दिख रहा होगा, देखो थंब मैंने कहा किया ऊपर की तरफ किया, मैंने हाथ को ऐसे मोड़ा, देखो ये थंब ऐसे है, मैंने हाथ को ऐसे मोड़ा, मैंने ये थंब लिया, हाथ को ऐसे मोड़ा, करंट ऐसे जाएगी, देखो करंट ऐसे जा रही है। अगर मेरा थंब नीचे होता, देखो ऐसे होता, थंब नीचे होता तो ऐसे होता। तो ये आप पूरा पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। फिर हमने कहा कि सर ये वाला कैसे होगा, कि अगर एक वेस्ट से ईस्ट जाएगा, तो मैंने कहा देखो यार, अगर वेस्ट से ईस्ट, थंब को अपने आप ने इस डायरेक्शन में किया, देखो यूं यूं, है ना? इस तरीके से पूरा मामला हो रहा है, देखो तो इस तरीके, तो ऐसे अंदर से, अब मैं इसमें घुस तो जाऊंगा नहीं, लेकिन इसको घुस सकता हूं, ये तो जाएगा नहीं। ऐसे बात समझ में आ गई आपको? ये आपको समझ में आ गया होगा पेंसिल से, ठीक। उल्टा कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा। फिर आपने देखा किस पे डिपेंड करता है, तो हमने कहा यार जैसे ही करंट को आप बढ़ाओगे, करंट को आप बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, सिंपल है। डिस्टेंस, और भाई डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो रटने की बात ही नहीं, छोड़ दो रटना। भाई देखो मान लो एक वायर यहाँ पे एक बगल में है, ज्यादा बहुत दूर है तो कम, सिंपल सी बात है। और डायरेक्शन पे तो बात हमने कर ही लिया है। फिर हमने अगली चीज कही कि अगर आपके पास एक सर्कुलर लूप हो, आपके पास क्या हो, सर्कुलर लूप हो, जो कि मैंने आपको समझाया हुआ था। और सर्कुलर लूप तो मैंने आपसे कहा था जो सर्कुलर लूप होता है पूरा का पूरा, मान लो है ना, मैंने इसे बोला था कि अगर एक बड़ा सा सर्कुलर लूप आपके पास है, तो सर्कुलर लूप में भी क्या है, ये एक छोटा सा पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेव करेगा, तो एक सर्कल 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 बन, इस पॉइंट पे भी सर्कल सर्कल सर्कल, इधर भी सर्कल 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 सर्कल, ऐसे बढ़ता जाएगा। और ये बढ़ते बढ़ते जो सेंटर इसका होगा, सेंटर इस पे स्ट्रेट लाइन आएगी, सेंटर पे स्ट्रेट लाइन आएगी। ये सिंपल सी बात हम लोगों ने कर लिया था। आप पूरे पैराग्राफ को यहां से पढ़ सकते हो, आप पूरे पैराग्राफ को यहां से पढ़ सकते हो, बात समझ, पूरे पैराग्राफ आपको दिख जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, यहां से आप पूरा पढ़ सकते हो, ठीक। ये पूरी लाइन आप पढ़ना। यहाँ मेन बात क्या है, देखो वी हैव सो फार ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस अराउंड करंट कैरिंग, स्ट्रेट वायर का हमने पढ़ लिया था आपके सामने। अगर स्ट्रेट वायर का हम देखें तो स्ट्रेट वायर आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद सपोज द स्ट्रेट वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, वही सेम कह रहा है कि यार एक स्ट्रेट वायर आपके पास था, मान लो ये आपके पास एक लंबा सा स्ट्रेट वायर था, इसी को आपने ऐसे बेंट कर दिया है सर्कुलर लूप के अंदर, यही बात वो कह रहा है, बेंट कर दिया है, ठीक है। हाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, यानी ये लाइन की हम लोग पहले डिस्कस कर लिया है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हमने पहले ही बात कर लिया था। द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द, ये पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है बेटा, देखो अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे, डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो सर्कल बड़ा होता जाएगा। तो हमने कहा जो सर्कल होगा, डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो सर्कल बड़ा होता जाएगा। सर्कल कैसा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। कैसे बड़ा होता जाएगा, सिंपल सी बात है, देखो मैंने ये स्ट्रेट, ये आप स्ट्रेट लाइन लिया था, इस पॉइंट पे देखो छोटी डिस्टेंस लेता हूं छोटा सर्कल, और दूर जाता हूं बड़ा सर्कल, और दूर जाता हूं बड़ा, और दूर जाता हूं बड़ा, और दूर जाता हूं बड़ा, और दूर जाता हूं बड़ा। यानी आपको एक चीज सिंपल सी मिली, यार डिस्टेंस बढ़ाएंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो जो सर्कल है, सर्कल सर्कल बड़ा होता जाएगा, सर्कल बड़ा होता जाएगा। और सर्कल बड़ा होने का मतलब यह है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है,
आपकी जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो क्या है? कम है। वो क्या है? कम है। आइए अब चर्चा करते हैं। बाई दिस टाइम वी रीच द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। अब हम कहां पहुंच चुके हैं? सेंटर पे। कहां पहुंच चुके हैं? सेंटर पे। द आर्क ऑफ दिस बिग सर्कल वुड अपीयर। तो बीच में क्या स्ट्रेट लाइन दिखेगा? ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बीच में क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक बहुत बड़ा सा सर्कल है। बहुत बड़ा का मतलब क्या है? देखो मैंने ड्रॉ कर दिया, अगले ही पेज पे ड्रॉ कर देता हूं। मैंने कहा यार ये बहुत बड़ा सा सर्कल है, ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे घूम के बहुत बड़ा सर्कल ऐसे आता। तो यार एक यहाँ पे तो हम दिखा नहीं सकते, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। जो सेंटर आपका है, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। जो सेंटर वाली लाइन है वो कैसी है? स्ट्रेट लाइन है, साउथ से नॉर्थ। देखो ये साउथ है और ये नॉर्थ, स्ट्रेट लाइन है। Every point on the wire carrying current would give rise to the magnetic field appearing as a straight line at the center of the loop by applying the right hand thumb rule. Right hand thumb rule से हम पूरा डायरेक्शन जान सकते हैं कि किस किस डायरेक्शन में है, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है कि राइट हैंड थंब रूल से हम पूरा का पूरा जान सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से आपको मामला सेट करना है पूरा का पूरा। ठीक है ना? बात समझ में आई? ऐसे करना है कि ऐसे करना है। फिर हमने सोलेनॉइड की बात की थी और सोलेनॉइड में भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। सोलेनॉइड की पूरी कहानी आपको समझा दिया था, पैराग्राफ भी आपको पढ़ने को बता दिया था। यहां तक हमारी बात कर ली गई थी इलेक्ट्रोमैग्नेट की। ये पूरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरीके से आपका बनता है। अब हम चलते हैं रिवीजन के बाद, आपको चलते हैं लेके कि परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका कैसे होता है। परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, बेटा समझना, परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मैग्नेट जो परमानेंट है, ऐसा नहीं जो एक बार बन गया वो बन गया है, परमानेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमारे काम का है, जो अभी हमने जस्ट बनाया था थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगर किसी को याद हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने ये बनाया था कि अगर आप सोलेनॉइड के अंदर करंट पास करवा देते हो, मैंने कहा रट लेना, अगर आप सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड के अंदर आपने करंट पास करवाया, करंट पास करवाया आपने, तो क्या बन गया? वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, सॉफ्ट आयरन वाला। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने पहले ही डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा है? टेम्पररी है। टेम्पररी क्यों है बेटा? टेम्पररी क्यों है? आप करंट को पास करवा रहे हो ना, करंट को पास करवा रहे हो। अगर आप करंट को ऑन भी कर सकते हो और करंट को ऑफ भी कर सकते हो, बात समझ में आई? इसलिए टेम्पररी है। अच्छा, इसकी फिक्स्ड स्ट्रेंथ होती है, इसकी वेरिएबल। वेरिएबल क्यों है भाई? आई आप करंट ज्यादा भी कर सकते हो और करंट को कम भी कर सकते हो, इसलिए वेरिएबल है। दूसरा, पोलैरिटी चेंज। चेंज का मतलब क्या है? आप करंट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। करंट की डायरेक्शन को क्या कर दोगे? आप चेंज कर दोगे। करंट की डायरेक्शन को आप चेंज कर दोगे। फॉर एग्जांपल सोलेनॉइड है, क्रेन है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मजेदार कहानियां समझते हैं। परमानेंट में फिक्स होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कुछ एग्जांपल समझना, बहुत फनी एग्जांपल है परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अब मान लो क्या है ना, एक क्रेन है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो क्रेन होती है, बड़ी बड़ी क्रेन, वो क्या करती है? आराम से बड़े बड़े लोहे के सामान को उठा लेती है। अब समझना, अगर मान लो वो परमानेंट मैग्नेट होता और मैंने क्या किया है, मैं अपने मेटल का बेल्ट लगा के चल रहा हूं बढ़िया वाला, अब क्रेन मेरे बगल से गुजर रही है, तो पता चला मुझको चिपका लिया और मैं ऊपर टंगा हुआ पड़ा हूं। लो, क्रेन में ऐसा टंगा हुआ पड़ा हूं, ऐसा तो नहीं होता है ना? पता लगा पूरा हसवर या बसखारी से गुजर जाए, पूरे बसखारी के सामान को इकट्ठा कर ले, ऐसा नहीं है। उनके अंदर क्या होता है? टेम्परेरी मैग्नेट होता है, जब चाहेंगे ऑन कर सकते हैं और जब चाहेंगे ऑफ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए हमारा पर्स है या मम्मी का पर्स है, मान लो मम्मी का पर्स है और मम्मी के पर्स के अंदर क्या है? आपका टेम्परेरी मैग्नेट लगा हुआ है। अब मान लो टेम्परेरी मैग्नेट तो करंट की वजह से चलता है, अब मान लो उसका सेल खत्म हो गया, और अगर सेल खत्म हो गया तो मम्मी का पर्स क्या हो? खुल जाएगा और सामान पूरा गिर जाएगा, पैसा गया। लो, गरीब है कि नहीं? कहां से मांगोगे? या मान लो आपका कबर्ड है जो है ना, उसमें जो मैग्नेट लगा होता है वो कैसा होता है? परमानेंट होता है। मान लो टेम्परेरी मैग्नेट होता, अगर टेम्परेरी मैग्नेट होता तो करंट जब तक पास कर रहे हो या सेल जब तक बैटरी चल रही है तब तक मामला सही है, वरना कबर्ड खराब। तो ऐसा नहीं, तो सबके अपने अपने यूज होते हैं, परमानेंट के और इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी टेम्परेरी मैग्नेट के अपने अपने यूज होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, ये वाला, ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए मैं पूरा एकदम अच्छे से इसको लिख के लेकर आया हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए, है ना। चलो एक बार फिगर देख लो, ये आपके सामने पूरा फिगर लगा हुआ है, फिगर आपको दिख रहा होगा, फिगर आपको दिख रहा होगा। वन बाय वन मैं समझाता हूं, आप अपनी बुक के अंदर देखिएगा। सबसे पहले क्या क्या हुआ है, फिर आपको समझ में पूरा आ जाएगा। देखो, एक एल्युमिनियम की रॉड है और आपको पता है ना, देखो क्या क्या लगाए हैं यहाँ पे, देख लो, ये आपका एल्युमिनियम की एक रॉड लगी हुई है, एक हॉर्सशू मैग्नेट आपका लगा हुआ है, हॉर्सशू मैग्नेट आपका लगा हुआ है। तो एक सिंपल सी बात बताओ, एल्युमिनियम की जो रॉड होती है वो तो अट्रैक्ट होती नहीं है, वो तो अट्रैक्ट होती नहीं, लोहा थोड़ी है, वो एल्युमिनियम है,
वो तो अट्रैक्ट होगा नहीं, सिंपल। तो एल्युमिनियम की रॉड ना ही अट्रैक्ट होती है ना ही रिपेल होती है, कोई दिक्कत नहीं, अभी नॉर्मल है। जैसे आपने स्विच को ऑन किया, अब बताओ स्विच को ऑन करने का मतलब क्या है कि यहां पे आपने क्या लगाया हुआ है, बैटरी। देखो यहां पे आपने क्या लगाया हुआ है, बैटरी, यानी करंट पास करवाया। स्विच ऑन करने का मतलब क्या है कि आपने करंट को पास करवाया है। स्विच ऑन करने का मतलब क्या है, करंट को पास करवाया है। इसका मतलब यहां पे क्या था, स्विच ऑफ था। यहां पे स्विच क्या था, ऑफ था। बहुत आराम से इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम की रॉड थी, ना हिल रही थी, ना डुल रही थी, ना अट्रैक्ट कर रही थी, ना रिपेल कर रही थी, है ना। एल्युमिनियम आपको पता है कि ना अट्रैक्ट करता है ना रिपेल करता है। लेकिन जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, करंट को पास करवाया, एल्युमिनियम की रॉड हिलने लगी। अब एल्युमिनियम की रॉड हिलने लगी, ओहो क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ। तो सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था वो एंड्रे मैरे एम्पियर, यहां आपको दिया हुआ है। एम्पियर साहब ने आपको देखा। एम्पियर को जानते हो कि नहीं जानते हो, है ना। ऐसा नहीं, एम्पियर को आपको जानना है, कौन होते हैं, एसआई यूनिट किसकी है, करंट की एसआई यूनिट। ये वो है, उन्होंने खोजा था, इसके नाम पे पड़ी है, महान साइंटिस्ट बड़े। तो ऑब्जर्व किया, अब क्या मतलब इसका, उन्होंने ये कहा कि देखो एक कंडक्टर, बहुत आराम समझो, एक कंडक्टर है, जब आपने करंट को पास करवाया, सर पास तो करवाया, साथ में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि आपने वो मैग्नेट रखा, आपने ये वाला क्या रखा, मैग्नेट रखा। आपने ये वाला मैग्नेट रखा जिसका एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल आपका है। तो आपने एक मैग्नेट रखा है, तब उन्होंने कहा यार फोर्स लगा। इसका मतलब जानते, एक्सप्लेनेशन क्या है समझना। कंडक्टर की खुद की, देखो मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिल्कुल सर, मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे ही आपने करंट को पास करवाया, जैसे ही करंट को पास करवाया, कंडक्टर है ना, एल्युमिनियम रॉड एक कंडक्टर है, उसकी अपनी फील्ड आई। भाई देखो, मैग्नेट की खुद की मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर की खुद की मैग्नेटिक फील्ड कब आई, जब आपने करंट को पास करवाया। दोनों की फील्ड ने आपस में इंटरेक्ट किया। अब या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, उसकी वजह से क्या लगता है, फोर्स लगता है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया। चलो मैं रिकैप 1 मिनट में कर देता हूं फिर से। एल्युमिनियम की रॉड थी, न हिल रही थी, न डुल रही थी, है ना। आपने करंट को पास करवाया, करंट पास करवाए तो वो रॉड हिलने लगी। क्या मतलब इसका है, इसका यही मतलब है, मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड थी, हाँ सर थी, बट उसका कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही आपने करंट को पास करवाया, पास करवाने के बाद इस कंडक्टर के, एल्युमिनियम के रॉड की अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनी, दोनों ने आपस में इंटरेक्ट किया, अट्रैक्ट या रिपेल किया। तो जो भी इंटरेक्शन आपका होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, फोर्स लगेगा। ये पूरी बातें आपको यहां पढ़ने को मिल जाएंगी। बात समझ में आई, चलो पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा। अब समझते हैं कि यार इनमें हम किस तरीके से रिवर्स, अच्छा ये सबको पता है कि डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, रिवर्स लग जाएगा, सबको पता है। यहां पे देख लेना, डायरेक्शन डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सी बात है इस पॉइंट पे कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे तो डिपेंड करेगा, ये तो कोई ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। एक्सपेरिमेंट आपको देखा है, मैग्नेटिक ऑफ फोर्स हाईएस्ट when the direction of current at right angle to the direction of the magnetic field, such condition used। तो आपको ये देखना है कि जो ये वाली लाइन, experiment has shown that displacement of the rod is largest or the magnitude of the force is highest। तो वो ये कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड हाईएस्ट when the direction of current is at right angle to the direction of magnetic field। इनका कहना ये था कि यार अगर, इनका कहना है बहुत इंपॉर्टेंट समझना, इनका कहना था, मैं यहाँ लिख देता हूं कि अगर आपका करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों के बीच में अगर एंगल कितना हो, 90 हो, तो आपका जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो वही इन्होंने लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। भाई फोर्स मैक्सिमम तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, मैक्सिमम होता है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, आपका मैक्सिमम होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। कहां से आया है ये आपको एक 12th में पढ़ाया जाता है ये चैप्टर आपका, वहां पे एक फॉर्मूला बताया जाता है, साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू होती है, आपको जरूर पढ़ाया गया होगा, BLV से, है ना। तो सुनो मैं हल्का सा बता देता हूं, जो फोर्स होता है वो बवाल होता है, BVL साइन थीटा यहां पे, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। बी एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, V का मतलब वेलोसिटी जो भी है, और साइन थीटा कोई जरूरत नहीं है आपको जानने की, ये आपको जो लाइन। अब यहां पे हम समझना है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे जो मैं लेकर आया हूं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल,
फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक जो आपका बताता है फादर यानी फोर्स, एक जो आपका बताता है मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड, और एक जो आपका इस डायरेक्शन में कह लो जो बाहर निकला होता है वो आपका बताता है करंट। ठीक, चलिए हम आज इसको अच्छे से समझते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, सबसे पहले प्रिकॉशन आपको क्या देना है, सबसे पहला प्रिकॉशन आपको लेफ्ट हैंड ही लेना है। राइट गलती, लाइट को हटा लो, राइट को हटा लो, राइट को हटा लो, बांध लो कहीं, वरना गलतियां होंगी आपसे। मुझे एक बार गलती हुई थी, आधी घंटा तक परेशान हुआ था, ठीक है ना। चलो, तो ये आपका लेफ्ट हैंड रूल है। सबसे पहले थंब को लो, थंब पे लिखो, तुम लोग लिखो थंब पे, ये फादर है यानी एफ का मतलब, देखो एफ का मतलब फोर्स, एम का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई का मतलब है ना, या आई लिख देते हैं कुछ लोग, सी लिख देते हैं, करंट जैसा भी है ना। मेरे छोटे भाई ने मुझे सुबह रात को बताया कि भाई फादर मदर चाइल्ड मतलब आई लिख दो या सी लिख दो, बात एक ही होता है करंट। अब मैंने कैसा दिया है एफ बी आई, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं या और क्या बोलते हैं इसको, बी जो डिनोट करते हैं बी से ना, बी वेक्टर में, तो एफ बी आई से मैंने याद किया, जैसे आपको याद करना है। चलो सबसे पहले आपने क्या लिया, थंब को इस डायरेक्शन, थंब को कैसे लिया, ऐसे ऊपर, ठीक है, एक ऐसे 90 डिग्री हो गया, देखो 90 डिग्री सबको पता होता है ना, 90 सब आपस में क्या है 90 डिग्री, तो ये ऊपर सीधे। अब एक को ऐसे करो, देखो आपको सबको पता है भाई, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस दोनों क्या होते हैं परपेंडिकुलर, भाई वाई देखो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपने पहले फोर्स ले लिया, फिर आपने क्या ले लिया, ये आराम से क्या ले लिया, आई सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इधर, और अब क्या बचा करंट, तो आपकी ये उंगली सीधे कर लो, ये उंगली आपने सीधे कर लिया है, तीनों 90। अब आप कुछ भी हिलाओ, कंधा हिलाओ, ये हिलाओ, ये हिलाओ, बस ये नहीं हिलना चाहिए आपका, ये नहीं हिलना चाहिए, ये नहीं हिलना चाहिए, कैसे भी करके। सबसे पहले आते हैं अप्लाई करते हैं, आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया था उसको, ये क्रॉस सुनो से, यहाँ से क्रॉस, ये जो क्रॉस होता है ना, क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है अंदर, क्रॉस का मतलब क्या होता है अंदर, और डॉट का मतलब क्या होता है बाहर, उल्टा ना, क्रॉस का मतलब अंदर और डॉट का मतलब क्या होता है बाहर। अच्छे से समझ के जाओ ताकि कहीं भी प्रॉब्लम आपको ना हो। चलो इसको देखते हैं, बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, अंदर, समझना वन बाय वन। आपकी उंगली ऐसे ऐसे होना ही चाहिए, आपकी उंगली ऐसे होना ही चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ये आप लिख लो, यहाँ पे ये लिख लो, गलती नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है अंदर, अंदर। करंट कहां जा रही है इस डायरेक्शन में, करंट कहां जा रही है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है अंदर। थंब कहां आ रहा है ऊपर, थंब कहां आ रहा है ऊपर, देख लो फोर्स कहां आ रहा है ऊपर, हो गया कोई दिक्कत नहीं। अगला इसमें देखो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है अंदर, अंदर अंदर अंदर, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है अंदर, करंट कहां जा रही है नीचे, ये अंदर ये नीचे, देखो ये नीचे ये अंदर, फोर्स कहां जा रहा है इधर, देख लो फोर्स कहां लग गया, इस तरफ लग गया, ठीक है सर। इसमें बताइए ये कहां जा रहा है, समझना, ये कहां जा रहा है, करंट कहां जा रहा है नीचे, ये कहां जा रहा है इधर, तो आओ इधर, मैं इधर घूम जाता हूं, मैं इधर घूम जाता हूं, आसानी होगी समझ, लेफ्ट हैंड ही है भाई मेरा, लेफ्ट हैंड ही है, समझना। करंट कहां जा रही है अंदर, अंदर सॉरी नीचे, करंट कहां जा रही है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है इस तरफ, थंब कहां जा रहा है, देख लो भाई देख लो, करंट कहां जा रही है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है आगे, थंब कहां जा रहा है अंदर, इसका मतलब ये अंदर की तरफ जाएगा, यानी आपका इस तरीके से कहानी हो जाएगी। सर इसको बताइए, इसको कैसे, मैंने कहा करंट कहां जा रहा है, सर करंट 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 कहां जा रहा है, देखो ध्यान से दिख रहा हूं ना मैं, हाथ तो दिख रहा होगा आपका, इस तरीके से करंट कहां जा रहा है इस तरफ, करंट देखो इस तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, थंब अंदर, देखो करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ये फिर से कहां जा रहा है अंदर, यानी क्रॉस क्रॉस जा रहा है। ये कहां जा रहा है आपका, अब समझना इसकी कहानी समझना। फिर से आपका हाथ ऐसे है, मैं मूव कर देता हूं, थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको फिर से। चलो इसकी कहानी देखना, इसमें क्या आपका है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है अंदर, भाई गोला क्या लगा है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां लगा है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड कहां लगा है अंदर लगा है। अब इसको फोर्स कहां लग रहा है आपका, करंट कहां जा रहा है ऊपर, तो आप जब ध्यान से देखोगे ऐसे देखो, आपको इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से, तो आपका थंब कहां जाएगा इस तरफ जाएगा, तो फोर्स आपका इस तरफ। तो ये पूरा का पूरा आपका कैसा था, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था, बात समझ में आ गई। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये आपका था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अब आते हैं डोमेस्टिक सर्किट पे, किस पे आते हैं, डोमेस्टिक सर्किट पे आते हैं, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन सा वायर होता है, उसकी पहले बात करते हैं। देखो समझना, मेरी कहानी आराम से समझ में आ जाएगा, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करवा दूंगा आपको। देखो
एक लाइव वायर होता है जो आपके घर से, जैसे मान लो जो आपके घर के बाहर खंबा है, खंबे से एक तार आता है, तार का जो एक्चुअल कलर होता है वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है। एक्चुअल बाहर से कैसा भी हो, अंदर से कलर कौन सा होता है, रेड का होता है, उसे हम लोग बोलते हैं लाइव वायर। यानी जो घर में आता है वो कैसा होता है, लाइव वायर होता है। एक न्यूट्रल वायर होता है जो ब्लैक कलर का होता है, जो सर्किट को कंप्लीट करता है। क्या करता है बेटा, सर्किट को कंप्लीट करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है ना। फॉर एग्जांपल के तौर पे, मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपसे लेता हूं कि मान लो आपने ये तार है ना, ये आपका जो मान लो नीचे कोई तार है, और कोई प्रॉब्लम ना हो यार, बंद ना हो जाए, डर लग रहा है, नहीं रहने दो, बंद हो जाएगा नीचे वरना तार बंद हो जाएगा। चलो मान लो आपके पास कोई एक तार को पकड़े हो, ये मैंने मान लो तार को पकड़ा है और मैं लकड़ी के कबर्ड पे खड़ा हूं, एक लकड़ी पे खड़ा हूं, क्या मुझे करंट लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि क्या होता है, करंट जो फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। अब वो तो जमीन में पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन अगर मैं जमीन में खड़ा हो जाऊं, क्या सर्किट कंप्लीट हो गई है, अब जमीन से कनेक्ट हो गया हूं मैं, तो अब मुझे क्या लग जाएगा, आराम से लग जाएगा करंट। तो यानी अगर सर्किट को कंप्लीट करना है और सर्किट कंप्लीट की वजह से ही करंट का फ्लो होना है, तो एक और न्यूट्रल वायर लेना पड़ेगा जो ब्लैक कलर का, जो सर्किट को कंप्लीट करता है। फिर उसके बाद कई बार ऐसा होता है बेटा ना, अर्थिंग, अर्थिंग जो होता है ना, अर्थिंग होती है, ग्रीन कलर का होता है, सेफ्टी पर्पज से होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो आपके हाई पावर वाले हैं, गीजर है, फ्रिज है ना, या जो आपके प्रेस हैं, जिनके अंदर करंट बहुत ज्यादा यूज होता है, उनके अंदर करंट का लीकेज हो जाता है। लीकेज का मतलब करंट बहने लग जाती है, और अगर आप उसको टच करोगे तो आपको करंट लग जाएगा। तो उससे बचने के लिए एक अर्थिंग वायर होता है ग्रीन कलर का। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, सबने आपको देखा होगा हमारे जो एक प्लग होता है ना, प्लग सबने देखा होगा। क्या हुआ यार, चलो, सबने प्लग देखा होगा, प्लग अपने घरों में एक बड़ा सा प्लग, और ये अपना 3 प्लग होता है ना, ये 3 प्लग होता है, ऐसे निकला होता है, जिसमें हम सामान लगाते हैं। तो 2 प्लग तो ठीक है, एक लाइव वायर का है और एक न्यूट्रल वायर का है। ये तीसरा किसका होता है, यही तीसरा प्लग कौन सा है आपका, मान लो जो एक्स्ट्रा चार्ज है, मान लो जो एक्स्ट्रा चार्ज है, ये वाला जो प्लग है, ये प्लग जो एक्स्ट्रा चार्ज है, ये प्लग किसको देगा, जो एक्स्ट्रा प्लग हम लोग लगाते हैं, हमारी जो मेन स्विच होती है, आप कभी भी स्विच के अंदर जाओ, जो आजकल स्विच आती है, उनके अंदर 4 + 1 5 होल होते हैं। पांचवा सबको लगता है सर ये पांचवा होल क्या करता है, कोई काम सबको आ रहा है, ये पांचवा सर्किट का होल क्या करता है, यही क्या होता है बेटा, अर्थिंग का होता है। यानी जो एक्स्ट्रा चार्ज है इसके अंदर जाएगा और ये अर्थ से जुड़ा होता है। और अर्थिंग आपके घर के बाहर देखो, अगर जो बनाने वाले होते हैं, ठेकेदार को देखना, कम पैसे की वजह से वो ऐसा नहीं करता, बट अच्छे वायरिंग वाले अर्थिंग का भी पूरा सिस्टम करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, फिर आपको समझा रहा हूं वन बाय वन सारी चीजों को। चलो वन बाय वन हम सारी चीजों को समझते हुए चलते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, कौन सा बेटा, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इन आवर होम वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू मेन सप्लाई, आल्सो कॉल्ड मेन, आइदर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल या अंडरग्राउंड केबल। तो कुछ भी हो सकता है भाई, आप पोल से होम तक आए हैं, है ना, पोल से होम तक आए हैं या अंडरग्राउंड है, बात तो एक ही, यहां से आपको करंट मिला है। वन ऑफ द वायर इन दिस सप्लाई यूजुअली विद इंसुलेशन कवर रेड, तो एक रेड होता है और एक जिसे लाइव या पॉजिटिव बोलते हैं, ब्लैक होता है जिसे निगेटिव बोलते हैं ना। तो आपके पास 2 मिले, एक रेड वायर मिला और एक आपका ब्लैक मिला, एक रेड मिला और एक ब्लैक मिला। एक को बोलते हैं पॉजिटिव, एक को बोलते हैं निगेटिव, ठीक है ना, ये हमने अभी बात कर लिया। पॉजिटिव निगेटिव को भी देख लेना, हो सकता है यहां से भी क्वेश्चन आपका बन जाए कौन पॉजिटिव। इन आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2:220, तो मैंने कहा ना इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट का होता है। इंडिया के अंदर 220 वोल्ट का होता है, 230 कई जगह लिखा होता है, बट नॉर्मली 220 वोल्ट का होता है। At the meter board in the house, these wire pass into electricity meter through a main fuse. Fuse की वजह से through the main switch they are connected to the line wire in the house. These wire supply electricity to separate circuit within the house. अब ये अलग अलग सर्किट में सेपरेट करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अलग अलग जगह होता है, पूरा भी आपको बात किया जाएगा। Often two separate circuit are used. One 15 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर अप्लायंस विद हायर पावर। अब यहाँ पे आपसे कहा गया ना, मान लो 2 तरीके की करंट आपकी है, एक 15 एम्पियर की है, एक 5 एम्पियर की है। क्या मतलब है भाई, जो हाई यूज करेंगे, कम वाले कम यूज करेंगे और हाई वाले हाई यूज करेंगे अप्लायंस। मान लो आपको मोबाइल लगाना है तो कम वाले में लगाओगे, मान लो आपको गीजर लगाना है, आपको प्रेस लगाना है तो जिसमें करंट ज्यादा होगी उस वाले में लगाओगे।
करंट रेटिंग फॉर द बल्ब फैन, तो किसके किसके लिए होता है? हाई जो लिखा है ना 15 एम्पियर वाला गीजर या एयर कूलर के लिए होता है, कम एम्पियर वाला आपका बल्ब के लिए होता है। द अर्थ वायर विच हैज इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर, मैंने बताया अर्थिंग का ग्रीन कलर का होता है, इज यूजुअली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट विद डीप, तो मेटल प्लेट से कनेक्ट होता है ना, मेटल प्लेट से कनेक्ट होता है, देखो ध्यान से। तो ये यहां से पूरा अर्थिंग का केस शुरू हो गया है, पूरा देखेंगे आप ये पूरा पढ़ के। चलो, सेफ्टी पर्पस के लिए नियर द सेफ्टी मेजर के लिए होता है, स्पेशली फॉर दोज अप्लायंस दैट हैव अ मेटालिक बॉडी, इनके लिए होता है मेटालिक बॉडी, सही बात है, ताकि मेटालिक बॉडी से करंट का लीक ना हो। फॉर एग्जांपल प्रेस, टोस्टर, टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर, द मेटालिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर, ठीक है, which provide a low resistance conducting path for the current, low resistance, thus it ensure that leakage of current metallic body or the appliance keep the potential of the user may not give a serious, वही जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी, वही कहानी आपकी पूरी की पूरी है कि यहाँ पर ये क्या होता है कि पूरा का पूरा जो चार्ज होता है वो चार्ज कहाँ ट्रांसफर कर देता है? अर्थ के अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो ये आपको लो कंडक्टिंग रेजिस्टेंस वाला पाथ आपको ध्यान रखना है, बस और कुछ भी नहीं। चलो, ये आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी सर्किट की, है ना। अब आगे बढ़ लेते हैं। चलिए, आगे बढ़ लिया हम लोगों ने, आगे बढ़ लिया है तो अब इसमें कुछ चीजें आप पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूं। पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ये आपको पूरा फिगर दिख रहा होगा, अर्थिंग वायर का है ना, ये सारा फिगर आपको दिख रहा होगा। चलो देखो, यहाँ पे क्या है बेटा, ध्यान से अगर देखो, जो लाइव वायर है, जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ये लाइव वायर आया लाल कलर का, एक ब्लैक कलर का न्यूट्रल वायर आया, इलेक्ट्रिक बोर्ड या फ्यूज से पास हुआ, और फ्यूज का काम आपको पता है ना, अभी बताऊंगा आपको फ्यूज। तो ये मीटर है और मीटर से पास होके अलग अलग जगह ट्रांसफर हुआ, मेन स्विच एंड फ्यूज आर अलग अलग, मान लो सबका कमरा है ना, मान लो देखो, है ना, जैसे कई सप्लाई होती है, मान लो मेरे एक ही घर में 3 घर है या 3 कमरा है, मैं सबकी अलग अलग सप्लाई कर सकता हूं, या हो सकता है सप्लाई मेन स्विच से आ रही हो, कि अगर लाइट गई सबकी गई, या कई बार ऐसा होता है एक घर की लाइट जाती है दूसरे घर की लाइट नहीं जाती है, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। और ये अर्थिंग वायर को आप देखेंगे तो अर्थिंग वायर आपके मेन स्विच से कनेक्ट नहीं है, बल्कि यहां से कनेक्ट है सीधा, ना, तो ये आपका बोर्ड से कनेक्ट नहीं होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखना, कौन सा बोर्ड से कनेक्ट नहीं है। तो अर्थिंग वाला पोल से सीधा वहां से कनेक्ट नहीं है, वो बाहर से आके आपका कनेक्ट है, यहाँ जो अंदर है, दोनों सब कैसे हैं, आपस में पैरेलल हैं, सब कैसे हैं, आपस में पैरेलल हैं, ये इंपॉर्टेंट है सारे, और सबको 220 वोल्ट मिल रहा है। तो यही चीज यहाँ पे आपसे बोली जा रही है, ये पूरा कि हाँ, ये पूरा आपसे फिगर गिव्स इसमें डायग्राम मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक सर्किट, ईच सेपरेट सर्किट डिफरेंट अप्लायंस कैन बी सेपरेट स्विच टू ऑन ऑफ, लाइव है न्यूट्रल सब है, ईच अप्लायंस है सेपरेट स्विच, सबके पास अपनी सेपरेट स्विच होती है, ऑन ऑफ कर सकते हो, अप्लायंस इक्वल, दूसरा इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि सब कैसे हैं, पैरेलल में। तो हमने कहा अगर सब के सब कैसे हैं, पैरेलल के अंदर हैं, सब पैरेलल में, तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, पैरेलल के अंदर आप सबकी स्विच को ऑन और ऑफ अलग से कर सकते हो, ऑन और ऑफ आप अलग से कर सकते हो, सबको पोटेंशियल सेम मिलेगा 220 वोल्ट का, यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया था, यहां तक सब लोगों ने बात कर लिया था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज की, बात कर लेते हैं, लास्ट आपका पैराग्राफ बचा हुआ है उसकी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ आपका बचा हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्यूज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ फ्यूज, यानी ये आप पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, ये आप फ्यूज पढ़ चुके हो पिछले चैप्टर में, कोई जरूरत नहीं यहाँ पढ़ने। अ फ्यूज इन अ सर्किट प्रिवेंट डैमेज टू द अप्लायंस एंड द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग से बचाता है फ्यूज, ठीक है। अब ओवरलोडिंग किस किस वजह से हो सकती है बेटा, वो समझना। ओवरलोडिंग कैन आकर व्हेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट, पहली ओवरलोडिंग हुई, पहली ओवरलोडिंग आपकी हुई जब लाइव और न्यूट्रल, लाइव प्लस न्यूट्रल, ओहो चलो मैं ऐसे लिखता हूं, लाइव प्लस न्यूट्रल ये आपस में क्या हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, पहला आपको ये मिल गया सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है।
अगला दिस, अच्छा ये ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, मैं आपको हल्का सा देखो, एक ही आपका डब्बा है, एक ही आपका स्विच है, उस स्विच के अंदर बहुत सारे वायर हैं, हो सकता है कई बार स्विच के वायर का जो इंसुलेशन होता है, जो कवर होता है, वो कट जाए, दोनों आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये भी रीजन पूछा जा सकता है, ऐसा क्यों हो सकता है फॉल्ट। इन सच अ सिचुएशन द करंट इन द सर्किट एब्रप्टली इंक्रीज, बहुत ज्यादा करंट इंक्रीज हो जाती है, जिसे हम शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द अप्लायंस फॉर अ पॉसिबल डैमेज by stopping the flow of current. The joules heating that take place in the fuse melt to break the, तो हम पढ़ चुके हैं। Overloading can also occur due to an accidental hike in the supply of the voltage. दूसरा रीजन क्या हो सकता है, अगर जो V सप्लाई है, जो वोल्टेज सप्लाई आपकी है, वो अचानक से बहुत ज्यादा हो जाए, अचानक से क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए सम टाइम। तीसरा रीजन आपको क्या मिलेगा कि काज भाई करें टू मेनी अप्लायंस में, टू मेनी यानी बहुत सारे अप्लायंस, टू मेनी अप्लायंस आपने यूज कर लिया है। बस खत्म पैराग्राफ यार, पूरा इतना ही करना था। चलो अब हम दिखाते हैं आपको पूरा जो मैंने लिखा है वो, और जो अभी लिखवाया गया वो। चलो अब हम बात कर लेते हैं ताकि आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, ये काम चालू है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को कितना वोल्टेज मिल रहा है, मैंने पहले ही आपको यहाँ 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इनको मिल रहा है। सर्किट अच्छे से चल रही है। किसी वजह से अगर दोनों टच हो जाए, किसी वजह से आपने जानबूझ से करवा दिया, किसी वजह से यानी इंसुलेशन हट गया, किसी वजह से अगर आपने इनको दोनों को टच कर दिया तो शॉर्ट सर्किट होगा। क्या मतलब, रीजन, जब ऐसा दोनों आपस में टच हो जाएंगे वायर वायर, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा टच, और करंट मैक्सिमम। अब अगर करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो जो अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीटिंग तो मैंने लिखा ना हीटिंग, तो यहां आप समझ जाना कौन सा लॉ लग रहा है, जूल्स, है ना, जूल्स लॉ, उसकी वजह से स्पार्क होगा, उसकी वजह से जूल्स लॉ, यहां जूल्स लॉ लग जाएगा, स्पार्क होगा, और उसे हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। ठीक, तो फ्यूज इसी से बचने के लिए क्या लगाया जाता है, सीरीज में लाइव वायर के क्या लगा दिया जाता है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जब ये हीट हो जाता है बहुत ज्यादा तो फ्यूज क्या हो जाता है, तार हट जाता है। अब तो एमसीबी आ गई है, वो गिर जाती है। अब दूसरा ये क्या हुआ, पूरा ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग के मैंने 3 रीजन यहां पे लिखे थे। पहला, अगर एक ही सर्किट में बहुत सारे अप्लायंस आपने लगा दिए तब भी ओवरलोडिंग हो जाएगी। अगर आपकी वी सप्लाई आपकी बहुत ज्यादा हो गई तब भी ओवरलोडिंग हो जाएगी। अगर लाइव और न्यूट्रल वायर आपके कनेक्ट हो गए हैं तब भी आपस में क्या, ओवरलोडिंग हो जाएगी। तो ये पूरा आपका खत्म हो गया है, पूरा का पूरा चैप्टर। आप बताना चैप्टर आपको कैसा लगा। मैंने पूरी ट्राई किया है, पूरी कोशिश किया है आपको पढ़ाने की, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर कभी। थैंक यू वेरी मच।